जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्काईडर नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। सभी को नमस्कार। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी सर पर आ चुकी हैं बच्चों और जो तैयारी हैं आपकी वो भी ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। आप सभी को पता लग चुका होगा कि नॉटसेट 6 का नोटिफ़िकेशन जो है, नॉटसेट 6 की जो डेट्स हैं वो काफ़ी नज़दीक आपके पास आ गई हैं। डीएसएसबी की भी काफ़ी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आने वाली है। डे और ईएसआईसी की भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है हमारे लिए। तो इस साल जो है आपके लिए भरपूर जो है वो एग्ज़ाम्स रहने वाली हैं। तो आप सभी को अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी है, आगे बढ़ते रहना है हमेशा और अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। मेहनत के भरोसे ही आप आगे निकल सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हो। आगे बस उसमें चलिए, सभी को नमस्कार। आज एक हमारे क्वेश्चन सेशन की तरफ हम चलते हैं जिसकी हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट के बारे में बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल वर्ड है, कि सक्सेस तो इम्पॉसिबल वर्ड है लेकिन इम्पॉसिबल को हमने तोड़ के अगर देखेंगे तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। मैं क्या हूँ? पॉसिबल हूँ, लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है? मुझे तोड़ने की ज़रूरत है, मुझे एक मेहनत करके तोड़ने की ज़रूरत है। आपको मेहनत करते रहने हैं। लगातार मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये बात को ध्यान रखना है आप सभी को। क्या कहता है, जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं। जीतने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वो अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। बस वो चीज़ों को क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। अब अलग तरीके से करने का मतलब क्या है कि ये मैंने एक वर्ड लिखा है, ठीक है बच्चों? मैंने एक वर्ड लिखा है इम्पॉसिबल। मैंने एक वर्ड लिखा है इम्पॉसिबल। अब काफ़ी बच्चे तो इसको कैसे पढ़ते हैं कि सर ये इम्पॉसिबल ही वर्ड है। लेकिन मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ कि सर आई एम पॉसिबल। मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ प्यारे बच्चों कि सर मैं इसको पढ़ता हूँ आई एम पॉसिबल कि मैं पॉसिबल हूँ, मेरे साथ काम करो मैं पॉसिबल हूँ। आगे बात समझ में? तो पढ़ने का, अपने देखने का नज़रिया होता है, अपने पढ़ने का तरीका होता है। हर बच्चे का तरीका जो है वो अलग-अलग होता है। काफ़ी बच्चों का तरीका है कि मैं सिर्फ़ पढ़ता रहूँ। कुछ बच्चों का तरीका है कि मैं पढ़ने के साथ एनालिसिस भी करूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अपने-अपने जीवन में जो है वो अपने अब आप सभी ने ढाल रखी हैं अपने तरीके से, तो उसी तरीके से आपको बढ़ते रहना है, तरीके को नया करना है। अगर आप बार-बार फेल हो रहे हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, आपको लग रहा है कि मेरा तरीका जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको उस चेंज करने की बहुत ज़रूरत हो सकती है। आगे बात समझ में? तो आप अपने पढ़ने का तरीका है वो चेंज करें, पढ़ने का प्लेटफ़ॉर्म है वो चेंज करें, आपने जो नोट्स हैं वो चेंज करें। कुछ चीज़ें नई होती हैं, कुछ चीज़ें नई होती हैं तो उनको लिखना है, ठीक है? अब हमारा जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चंस को समझना है, फिर उनका आंसर करना है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, बार-बार पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। वहाँ से आपको हमारे ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन आंसर सेशन चलते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिशियल मिलने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमारे जुड़ सकते हो, ठीक है? तो आप इन नंबर्स पे कमेंट करके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द सरफेस दैट इज द स्ट्रक्चर दैट इज एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। द स्ट्रक्चर दैट इज एस्टैब्लिश द कनेक्शन, एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो स्टैब्लिश करती है कनेक्शन को बिटवीन द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन का मतलब समझ रहे हो कि मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके बीच में एक एक कनेक्शन बनता है, जिसके किसके बीच में कि सर एक मदर के और एक फीटस के बीच में एक कनेक्शन बनाती है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होने वाला है? क्या डेसिडुआ आंसर होने वाला है, क्या विलाई आंसर होने वाला है, क्या प्लेसेंटा होने वाला है या फ्यूनिस होने वाला है? आप सभी को इसका आंसर आता है, लेकिन क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन जो घुमाया हुआ है, उसमें आपको घूमना नहीं है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन को करना है। बताएँगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? क्वेश्चन बहुत ईज़ी है बच्चों, बहुत
तरीके से इसका आंसर करना है। देखो सिंपल सिंपल सी भाषा में मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, जो मदर और फीटस के बीच में क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है, उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, जिसका भी आंसर सी है वो करेक्ट आंसर है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। काफी बच्चों ने डेसिडुआ जरूर लगाया होगा, काफी बच्चों ने डेसिडुआ आंसर जरूर लगाया होगा, लेकिन डेसिडुआ क्या होता है? डेसिडुआ तो एक मदर की लेयर होती है। डेसिडुआ तो एक मदर की लेयर होती है, जिससे अटैच होता है कौन? प्लेसेंटा होता है। और जो प्लेसेंटा हमारे फीटस से अटैच करने का काम करता है, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं? उसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसी चीज को हम कनेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि सर ये हमारा क्या है, कि सर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा यूट्रस है, ठीक है। अब यूट्रस पे क्या हुआ है अटैच? हमारा प्लेसेंटा हुआ है। प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ पे अटैच है? हमारी मैटरनल वॉल पे अटैच है, एंडोमेट्रियम पे अटैच है। एंडोमेट्रियम को हमने क्या कहा कि सर प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं डेसिडुआ। उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं डेसिडुआ। कहते हैं नहीं कहते हैं? कि सर बिल्कुल कहते हैं कि सर डेसिडुआ, इसको तो हमने कह दिया प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को हम क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्लेसेंटा क्या करता है? हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू, हमारे अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है? हमें जोड़ने का काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को अटैच करने का कौन काम करता है हमारे फीटस के साथ, फीटस प्लस प्लेसेंटा के बीच में होने वाले कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो सर ये कौन सा कनेक्शन होता है? फिनिस होता है। फिनिस का दूसरा नाम होता है अम्बलाइकल कॉर्ड। फिनिस का दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? कि सर फ्यूनिस का दूसरा नाम होता है अम्बलाइकल कॉर्ड। और फ्यूनिस जो होती है, अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, इसमें कितनी वेसल्स पाई जाती हैं? कितनी सर? इसमें 4 वेसल्स पाई जाती हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कि सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन 4 जो वेसल्स होती हैं वो लेस देन 20 वीक्स पे देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली वेसल्स होती हैं दो राइट आर्टरी, सॉरी, 2 आर्टरी होती हैं और 2 वेन होती हैं। अगर मैं 20 वीक्स के पहले की बात करूं, लेकिन जैसे ही 20 वीक्स क्रॉस करते हैं, जैसे ही 20 वीक्स के बाद ये फिनोमिना चालू होता है, तो इसके अंदर से एक राइट वेन जो होती है वो गायब हो जाती है। वो राइट जो वेन होती है वो क्या हो जाती है बड़े प्यारे बच्चों? कि वो कोलैप्स हो जाती है। कैसी हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है, गायब हो जाती है। तो हमारे पास जब बच्चा हमारा जन्म लेता है, या फीटस जब हम डिलीवरी के टाइम पे देखते हैं, तो उसके अंदर कितनी कॉर्ड्स होती हैं? कि सर 3 होती हैं। कि सर उसके अंदर 2 आर्टरी होती है, लेफ्ट एंड राइट, और एक लेफ्ट क्या होती है? वेन होती है। कि सर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरी होती हैं टोटल? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है तो आपको बताना है कि सर 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है। आपको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि 1 वेन, जैसे वेन के अंदर क्या आता है? बै आता है, वैसे ही वन के अंदर भी बै आ रहा है। इसका मतलब समझ जाना कि सर 1 वेन होती है, 2 आर्टरी होती है। सिंपल सी बात यहाँ पे करी गई है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि बच्चों मदर और फीटस के बीच में यहाँ पे कनेक्शन की बात करी गई, तो यहाँ पे हमें प्लेसेंटा के बारे में बताना है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है? अब भैया डेसिडुआ के बारे में आपने बता दिया है कि सर डेसिडुआ किसे कहते हैं? कि सर एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, या मदर की जो एंडोमेट्रियम कहलाती है, कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम क्या होती है हमारी? कि सर इंटरनल लेयर होती है। मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं? कि सर 3 लेयर होती हैं। यूट्रस की जो लेयर्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? कि सर 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, बाहर बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी वाली होती है पेरीमेट्रियम। और मेट्रा वर्ड किसके लिए कहते हैं? कि सर मेट्रा जो वर्ड होता है वो यूट्रस के लिए होता है। यूट्रस के लिए हिस्ट्रा वर्ड का भी यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने सुना होगा हिस्टेरेक्टोमी, आपने वर्ड का नाम सुना है? हिस्टेरेक्टोमी सुना है, नहीं सुना है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस को निकाल देना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। इसीलिए हिस्ट्रा वर्ड का नाम भी, हिस्ट्रा वर्ड का यूज भी हम यूट्रस के लिए करते हैं। और मेट्रा का वर्ड, मेट्रा नाम की इसके लिए किसके लिए करते हैं? कि सर यूट्रस के लिए करते हैं। और यूट्रस को हम बूम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कि सर बूम के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपके यूट्रस की एनाटॉमी की बात करता हूं, तो यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? कि सर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? कि सर 4
4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फंडस, उसके बाद आती है बॉडी, उसके बाद आता है स्टमस, उसके बाद आता है सर्विक्स। आता है नहीं आता है कि सर आपको बता देना है कि सर 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के। आगे बात समझ में कि सर यूट्रस का ऐसे हम कह सकते हैं कि सर जैसे हार्ट का एक पेसमेकर होता है, हार्ट का एक पेसमेकर होता है, वो कौन सा होता है कि सर ऐसे नोड होता है या नहीं होता है कि सर ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या कहते हैं कि सर ऐसे नोड होता है साइनो एट्रियल नोड। वैसे ही एक यूट्रस का ऐसे नोड होता है। यूट्रस का जो पेसमेकर होता है उसे क्या कहते हैं? अगर किसी को आता है तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि पेस मेकर ऑफ यूट्रस किसे कहा जाता है। तो पेस मेकर ऑफ यूट्रस हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस को कहते हैं। कॉर्नुआ कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, या फिर हम कह सकते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, या फिर हम कहते हैं ट्यूबल ऑस्टिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ तक कि जो गणित है मैंने यूट्रस की आपको एनाटॉमी के बारे में इसको कवर कर दिया है। एनाटॉमी जो है वो बहुत सिंपल है। आपको अगर और डिटेल में समझना है तो मेरी जो डिटेल में लेक्चर मैंने लिए हुए हैं ओबीजी पे, सारे वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? और एक खास बात ध्यान रख लेना, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो कैसी होती है? इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई मिलती है, नर्व सप्लाई आपको देखने को जितनी भी सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जितनी भी सप्लाईज होती हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर होती है। इसीलिए ये कैसी होती है? मोटी लेयर देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया मेरे प्यारे लाल लालियों? सर बिल्कुल आ गया। प्लेसेंटा के बारे में बताऊं आपको, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा के बारे में बता दूं कि सर प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? कि सर एट टर्म पे अगर प्लेसेंटा का वेट पूछा जाए तो 500 ग्राम होता है। और सर उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? कि सर 500 ml होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि सर ये बिलाइस के बारे में बता दो, बिलाइस क्या होती है? कि सर बिलाइस की बात करूं तो बिलाइस को आपको एक डिटेल में समझना होगा, जिसमें मैंने पूरा लेक्चर ले रखा है। आप मेरे ओबीजी के लेक्चर में जाके देखें, वहां से पूरे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बिलाई सिस्टम होता है, एक मैटरनल की तरफ होता है, एक कैसा होता है? मैटरनल वाला जो होता है वो इंटर बिलाई सिस्टम कहलाता है। बिलाइस के अंदर जो है वो ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है, और वहीं से हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है। सिंपल बात समझ लो। आगे बात समझ में? चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? ड्यूरिंग द इंट्रा यूटराइन लाइफ द रेट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब समझ रहे हो? इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस के अंदर। तो इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर वाली लाइफ की बारे में बात कर रहे हैं। फीटस का जो ब्लड फ्लो होता है प्लेसेंटा के लिए वो कितना होता है? क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। बहुत इजी आंसर है, बहुत तरीके वाला आंसर है, बताएंगे फटाफट से। देखो मैं आपसे कुछ यहाँ पे कंडीशंस की बात करता हूँ। प्लेसेंटा जो होता है, ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे कुछ हमारा फीटल ब्लड फ्लो भी होता है और कुछ मैटरल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, सिंपल बात करता हूँ। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ इसकी दुनिया में ले चलता हूँ। दुनिया कैसी है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा सपोज दैट प्लेसेंटा है, ये हमारा प्लेसेंटा है जो कि अटैच हो रखा है। अब इसके अंदर इस प्लेसेंटा को मैंने बाहर बनाना है, इस प्लेसेंटा को मैंने बाहर बनाना है, मैंने इसको बाहर बना दिया है। देखो मेरी डायग्राम की जो है वो हंसी कोई नहीं उड़ाएगा, मेरा डायग्राम जो है वो रद्दी होता है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आएगा। आगे बस उसमें हंसना नहीं है किसी को भी। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? कि सर ये तो हमारा है प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर थोड़ा सा तो मदर क्या करती है? इन्वॉल्वमेंट करती है। अब मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि इसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? कि सर इसका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। कितना होता है? कि सर 500 ml होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फीटल का ब्लड कितना होता है प्लेसेंटा के लिए। कि सर प्लेसेंटा के लिए जो फीटल का ब्लड होता है वो लगभग 350 ml होता है। कितना ml होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 350 ml होता है। और जो मैटरनल ब्लड होता है वो कितना होता है? कि सर 150 ml होता है। कितना होता है?
कि सर 150 ml होता है, तो 150 तो मदर का हो गया प्लस 350 किसका हो गया हमारे बच्चों, हमारे बच्चे का हो गया, हमारे फीटस का हो गया, और लगभग ये हमारा टोटल कितना हो गया कि सर 500 ml ब्लड हो गया सिद्ध नहीं हुआ कि सर सिद्ध हो गया है। कितना ब्लड होता है प्लेसेंटा के ऊपर, प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड होता है, तो कितना होता है बच्चों, आपको आंसर बताना है कितना होता है हमारा 500 ml टोटल ब्लड होता है। क्वेश्चन कहीं भी फंसा दे, आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये तो 150 ml तो मैटरनल ब्लड होता है, 500 ml टोटल ब्लड होता है, 350 ml फीटल कलर ब्लड होता है, 200 ml किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं होता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए आगे की तरफ, अगर मैं आपसे वेट ऑफ प्लेसेंटा की बात करूं, वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है बताएंगे फटाफट से, किसी को आता है तो कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं 500 ग्राम का होता है। जब आप टर्म पे देखोगे तो कितना ब्लड वॉल्यूम होता है कि सर 500 ml का होता है, कि सर आप वेट कितना करोगे कि सर आधी किलो का क्या होता है, आधा किलो वजन हमारा जो है वो प्लेसेंटा के अंदर हो जाता है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे प्लेसेंटा की बातें करूं कि प्लेसेंटा की जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है कोटाइलीडॉन होते हैं। कितने होते हैं, कोटाइलीडॉन्स पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा क्या कहलाती है, कोटाइलीडॉन्स कहलाते हैं। कोटाइलीडॉन्स क्या होते हैं कि सर ये फंक्शनल, ये प्लेसेंटा को बनाने के लिए काम में आते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऑल आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सारे फंक्शंस हैं लेकिन एक को छोड़ के। ये जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ करवाते हैं, ये थोड़ा सा क्या करवाते हैं, गड़बड़ करवाते हैं। अब गड़बड़ कैसे है, लेकिन मैं आपके साथ हूं तो गड़बड़ होने नहीं देंगे हम, इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्लेसेंटा के रिगार्डिंग, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने अगर मेरी प्लेसेंटा के ऊपर क्लास नहीं लिया तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, जितने भी प्लेसेंटा से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन सारी डिटेल में मैंने आपको क्लासेस दे रखी है, जाके देखें, बहुत अच्छी टॉपिक से। प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है लेकिन एक नहीं है, एक को छोड़ के। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है ध्यान से कि सर ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। अब वहां से जो ब्लड आएगा और ब्लड जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जो बेस प्रोडक्ट जाएगा फीटस से, वो कौन काम करेगा, वो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है हमारा प्लेसेंटा करेगा, कि सर ये तो बिल्कुल हो गया। ठीक है, वर्क एज ए बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन बॉडी है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हार्मफुल है बच्चे के लिए, तो प्लेसेंटा क्या कर देगा, साफ मना कर देगा, भैया हमारे पास मत लाओ इस चीज को। प्लेसेंटा क्या करेगा कि सर हमारे पास मत लाओ, ये हमारा प्लेसेंटा होता है, ये सपोज दैट मदर है, ये सपोज दैट, चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये क्या है, मदर है, ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा है, और ये हमारा फीटस है, ठीक है, ये हमारा फीटस है। अब ये क्या करेगा भैया कि ब्लड जो है वो तो आ रहा है, ब्लड जो है वो आ रहा है, और यहाँ से बेस प्रोडक्ट है वो जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि हार्मफुल है बच्चे के लिए, वो क्या करेगा, यहाँ से देगी मदर, लेकिन वो उल्टा ही कर देगा वापस कि हमें ये नहीं चाहिए। तो ये बैरियर का काम कर रहा है कि अच्छी अच्छी चीजों को लेता है, गलत चीजों को नहीं लेता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है क्या, क्या शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है प्लेसेंटा? यहाँ पे आपको समझना है क्वेश्चन को समझना है, शॉक एब्जॉर्बर का काम प्लेसेंटा का काम नहीं होता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब समझते हो कि आपने सपोज दैट एक गुब्बारे के अंदर आपने एक कुछ ऐसी चीज रखी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं एक चिप्स की थैली होती है, उसके अंदर हवा भरी होती है। अब चिप्स को हवा क्यों भरी जाती है, उस थैली के अंदर हवा क्यों भरी जाती है, जैसे एक चिप्स का पैकेट आप लाते हो तो उसके अंदर 90% क्या होती है, हवा होती है, 4 चिप्स के टुकड़े उसके अंदर होते हैं। अब वो 4 चिप्स के टुकड़े बिना हवा के तो रखे जा सकते थे,
बिना हवा के रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सक बिल्कुल रखे जा सकते हैं। लेकिन उसका पर्पज़ क्या है, उस हवा का पर्पज़ क्या है वहाँ पे? कि सर वो पिचके ना, अगर वो पिचक जाएँगे, अगर वो हवा नहीं होगी तो वो टूटते हुए आएँगे। जहाँ से फैक्ट्री से माल आ रहा है, वो धम-धम पटकते हैं, जो हमारे लेबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, धम-धम उसको पटकते हैं। किसी ने थोड़ा-सा मस्का दे दिया तो वो टूट जाएगा, तो वो चिप्स क्या है, बिखर जाएगी और बिकेगी नहीं। नहीं बिकेगी ना, वो मर जाएँगी चिप्स, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड हमारी कैविटी के अंदर भरा होता है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। अब बच्चा होता है यहाँ पे, अब जब बच्चा होता है, सपोज़ दैट किसी माँ को अगर एक्सीडेंटल हो जाता है, अगर वो खुदा न खास्ता किसी कारणवश गिर जाती है, तो अगर जैसे गिरेगी तो पेशेंट क्या करेगा? अगर वहाँ पे बच्चा है तो बिल्कुल, अगर हवा नहीं होगी या एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, चोट उसको लग सकती है। जी सर, बिल्कुल लग सकती है। अगर हवा होगी, तो हवा ही क्या कर देगी उसको, झेल लेगी। झेल लेगी ना हवा, या जो फ्लूइड है वो झेल लेगा। उस जो एमनियोटिक फ्लूइड का काम करता है हमारा, शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करता है। जो भी शॉक आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपको ट्रॉमा देखने को मिलेगा, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे प्लेसेंटा का काम ये नहीं होता है। ये किसका काम होता है? ये हमारे एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ डी जिसका भी आंसर है वो गलत है, और यहाँ पे जिसका भी आंसर सी है मेरे प्यारे बच्चों, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मेरा फुल डिटेल में मैंने लेक्चर ले रखा है एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर, जाके देखें। अगर किसी को डाउट फिर भी रहता है तो मेरे से कमेंट करके, पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आगे बात समझ में? चलें आगे की तरफ? चलें भैया आगे की तरफ? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बताएंगे फटाफट से आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब अगर किसी को पता है तो प्लीज मेरे को बताएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एमनियोटिक कलर, फ्लूइड के कलर के बारे में पूछा गया है। देखो, सबसे पहली बात, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर एट टर्म पे आपका जो कलर है वो कैसा देखने को मिलेगा? स्ट्रॉ कलर देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? स्ट्रॉ कलर का देखने को मिल सकता है। वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन स्ट्रॉ कलर का हो सकता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे बनता है कि सर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर जो मदर होती है, मदर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? बताओ फटाफट से। हमेशा ध्यान रखना है कि जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर जो मदर होती है, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है, और जो उसके चाइल्ड का होता है या फीटस का होता है, फीटस का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, गिठान बांध लेनी है, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर जो मदर होती है वो, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव होता है, आरएच नेगेटिव होता है, और फीटस का ब्लड ग्रुप जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। आगे बात समझ में आपको क्लियर, क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पानी की तरह क्लियर हो गया? चलें आगे कि सर बिल्कुल हो गया। कि व्हाट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया कि सर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल कैसा कलर होता है कि सर स्ट्रॉ कलर होगा या कलरलेस होगा। अगर आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर देखना है तो आपको कैसा देखने को मिलेगा कि सर हमारा गोल्डन येलो कलर का देखने को मिलता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको गोल्डन येलो कलर का देखने को मिलता है तो कैसा देखने को, कहाँ देखने को मिलेगा कि सर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलता है तो मेकोनियम स्टेन, मेकोनियम स्टेन आपको ब्लड देखने को मिलता है। अगर किसी बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने माँ के पेट के अंदर या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही क्या कर दिया, स्टूल पास कर दिया है,
और तो कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों देखने को मिलता है कि मेकोनियम कैसा होता है। मेकोनियम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए मेकोनियम क्या होता है कि फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी या फीटस। फीटस का जो पहला स्टूल होता है उसको कहा जाता है मेकोनियम। अगर किसी बच्चे ने अपने माँ के पेट के अंदर ही या फिर हम कह सकते हैं अपनी कैविटी एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही अगर मेकोनियम पास कर दिया है तो उसका जो वो कलर कैसा होता है, मेकोनियम का कलर होता है ग्रीन। तो आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो भी कैसा हो जाएगा कि सर ग्रीन हो जाएगा नहीं हो जाएगा कि सर इससे अगर ग्रीन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि बच्चा क्या करता है अपने ही एमनियोटिक फ्लूइड को पीता रहता है, उसको ही पास करता रहता है, अपने ही एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है, उसको ही पास करता रहता है। ऐसा ही होता है ना, जब बच्चा अगर सपोज दैट किसी ने क्या कर दिया है बच्चे ने फीटल डिस्ट्रेस के कारण वो क्या कर दिया है मेकोनियम जो है वो पास कर दिया है। अगर मेकोनियम पास कर दिया है तो वो क्या करेगा, इसको स्वेलो करेगा। इसको क्या करेगा बच्चों, स्वेलो करेगा। और स्वेलो करने के बाद उसको कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, तो आपको लिख देना है मेकोनियम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मेकोनियम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? कैसा हो जाएगा सर, मेकोनियम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, उसको स्वेलो करेगा और स्वेलो करते ही उसके कहाँ फंस जाएगा, वो अपने ट्रैकिया के अंदर फंस जाएगा। और ट्रैकिया के अंदर फंस जाएगा तो उस बच्चे की डेथ हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि सर अब क्वेश्चन बनता है कि सर वो मेकोनियम क्यों पास करेगा। क्वेश्चन ये बनता है कि सर बच्चा है, नॉर्मल तो नहीं होता लेकिन क्यों पास करेगा, मतलब इसका कारण तो होना चाहिए ना। इसका कारण तो आपको पता होना चाहिए कि सर मेकोनियम पास क्यों कर रहा है। कि देखो, जब भी अगर मैं बड़ों की बात करता हूं तो स्टूल पास कब करते हैं, जब वो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। समझ भाई? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सीन होता है कि बच्चा कैसा चला जाता है, अपने स्ट्रेस में चला जाता है, डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो यहाँ पे बंदा कैसा चल जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस। ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब भी फीटस को डिस्ट्रेस होता है तो वो मेकोनियम पास कर देता है। समझ में आ गया बात कि सर मेकोनियम क्यों पास करेगा, कि मेकोनियम फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में पास करेगा। और उसको डिस्ट्रेस क्यों होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाती है। उसको न्यूट्रिशन या फीटल्स को किसी भी तरह की कोई कंडीशन अगर ऐसी बनती है जिससे जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में आता है, उसकी वजह से मेकोनियम पास करता है। और मेकोनियम पास करते ही वो क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए कैसा हो जाता है कलर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का, ग्रीन हो जाता है। और जब ग्रीन कलर के मेकोनियम स्टेंड जब वो पीता है या स्वेलो करता है तो उसमें कौन सा होता है, मेकोनियम स्टेन सिंड्रोम हो जाता है। मेकोनियम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल सी बात है, कहानी समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, और डिटेल में आपको जानना है तो आपको मेरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकता जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं। आगे बात समझ में? चलिए, आपने ग्रीन कलर का देख लिया। एक होता है ग्रीनिश येलो कलर। जब ग्रीनिश येलो कलर जो होता है वो पोस्ट मेच्योरिटी के कारण होता है। पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब समझ रहे हो? एक तो होता है मैच्योर बेबी, एक होता है मैच्योर बेबी, और एक होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, चलो लास्ट में बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, एक होता है मैच्योर, सॉरी, एक होता है, ऐसे लिखते हैं, इमैच्योर। एक होता है मैच्योर, एक होता है पोस्ट मैच्योर। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम होता है प्रीटर्म। प्रीटर्म, इसका होता है टर्म, और इसका होता है पोस्टर्म। अगर आपको ये दोनों वर्ड, तीनों वर्ड आपको कहीं देखने को मिलते हैं, मैच्योर का मतलब प्रीटर्म, अगर बच्चा आपका 37 वीक से पहले देखने को मिलेगा, अगर आपका बच्चा 37 वीक से पहले ही क्या देखने को मिलता है, जन्म देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं इमेच्योर बेबी, प्रीटर्म बेबी। आगे बात समझ में?
अगर आपका बच्चा जो है वो 37 टू 46 वीक में अंदर देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं मैच्योर बेबी, टर्म बेबी। अगर आपका बच्चा जो है वो 42 वीक्स के बाद जन्म लेता है तो आप फिर से उसे कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी या फिर हम कहते हैं पोस्ट मैच्योर बेबी। आगे बात समझ में। अब क्या होता है यहाँ पे आपको जो कलर होता है, यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो कैसा देखने को मिलता है कि सर ग्रीन येलो कलर का देखने को मिलता है। अगर आपका जो बच्चा है 42 वीक्स के बाद पैदा होता है या फिर हम कह सकते हैं 42 वीक पे आप अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जांचोगे तो ग्रीन येलो कलर का देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक होता है टबैको जूस कलर। अब भैया टबैको जूस कलर कैसा होता है? टबैको टबैको जैसे आपने गुटखा खाया, गुटखा खा के आपका जो कलर आपको देखने को मिलता है, वो कलर आपको कहाँ देखने को मिलता है? जब फीटल डेथ हो जाती है। फीटल डेथ की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? फीटस माँ के पेट के अंदर ही मर चुका है और उसका टबैको जूस कलर का आपको क्या देखने को मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिला, इसका मतलब फीटल डेथ हो चुकी है। इन चारों क्वेश्चंस का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बात समझ में। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस? कौन सा मोस्ट कॉमन पेल्विस होता है और आइडियल पेल्विस होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन सभी को पता होगा, लेकिन पर्पस ये है इस क्वेश्चन को बताने का कि आपको अदर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो आइडियल पेल्विस होता है गायनेकोड पेल्विस होता है। अगर मैं आइडियल पेल्विस की बात करूं जिसका भी टू आंसर है, बी आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर इतना सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। देखो ये आपको डायग्राम सभी को दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम के अंदर क्या खूबसूरती है वो देखना है। मैंने आपको 4 टाइप के बताए हैं, 4 टाइप आपको देखने हैं, समझने हैं। ठीक है, एक होता है हमारा गायनेकोड पेल्विस। ये जो होता है ये आइडियल पेल्विस होता है। कैसा होता है? आइडियल पेल्विस होता है, राउंड शेप का होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका राउंड शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? राउंड शेप का होता है ना कि सर बिल्कुल हो रहा है। अब आपको एक होता है पटेलॉइड पेल्विस, एक होता है पटेलॉइड पेल्विस। पटेलॉइड पेल्विस जो होता है वो ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? एक ओवल शेप का आपको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं पेटेलॉइड पेल्विस। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेटेलॉइड पेल्विस कैसा होता है, तो आपको बताना है कि सर ओवल शेप का होता है। और आपसे पूछा जाए तो गायनेकोड पेल्विस कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एंड्रॉयड पेल्विस क्या होता है? एंड ये जो गायनेकोड पेल्विस होता है वो मेल पेल्विस होता है, ओ सॉरी फीमेल पेल्विस होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये जो होता है, ये जो आपका एंड्रॉयड पेल्विस होता है ना बच्चों, ये होता है मेल पेल्विस। क्वेश्चन ऑफ द डे, मेल पेल्विस कौन सा होता है? तो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, वेज शेप का होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आपको रिलैक्स होकर बैठना है। हमारा जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, एंड्रॉयड फोन जो चलाते हैं वो कौन चलाते हैं? हमारे मेल लोग चलाते हैं, आदमी चलाता है, ह्यूमंस बीइंग चलाते हैं। तो एंड्रॉयड पेल्विस कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलता है? हमारे मेल पेल्विस के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखना, एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है मेल का होता है और वेज शेप का होता है। वेज खाना खाते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं वेज शेप का होता है। आगे बात समझ में। और जो महिलाएं जो होती हैं उनका जो होता है वो गायनेकोड होता है। अब गायनेकोड कैसा शेप का होगा? महिलाएं का अगर गायनेकोड देखने को मिल रहा है, जी फोर गाइनी, जी फोर गाइनी, ठीक है,
गायनी गायनी का मतलब क्या होता है? गायनी कहाँ जाते हैं? गायनी में किसी को दिखाने जाते हैं कि सर फीमेल को दिखाने जाते हैं। तो गायनी के अंदर फीमेल का पेल्विस होगा और जो फीमेल होती हैं वो रोटियाँ बनाती हैं। फीमेल जो रोटियाँ बनाती है वो कैसी बनाती हैं? राउंड शेप बनाती हैं। तो आपको इससे याद रखना है कि कैसा देखने को मिलेगा कि सर गायनेकोड अगर पेल्विस है तो गायनी में किसको दिखाने जाएँगे? फीमेल को दिखाने जाएँगे और फीमेल जो होती है वो कैसा काम करती हैं? रोटियाँ बनाने का काम करती हैं, राउंड शेप की रोटियाँ बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? कि सर राउंड शेप की रोटी बनाती हैं। अगर आप मेल लोग बनाओगे तो कैसी बनाओगे? वेज आड़ी तिरछी बना दोगे। इसीलिए कहते हैं कि जो मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का रुपया गोल। सुना है आपने सभी गाना वो? तो आपको ये समझना है कि सर फीमेल जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको राउंड शेप का पेल्विस देखने को मिलेगा। बाकी जो तो हमारे दो अब नॉर्मल पेल्विस होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? एक तो पेटेलॉइड पेल्विस होता है, बाकी हमारा ओवल लॉन्ग शेप का आपको देखने को मिलता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड लास्ट वाला जो पेल्विस है हमारा कौन-सा है? ओवल लॉन्ग शेप का आपको देखने को मिलता है। ये लंबा-लंबा सा पेल्विस जो आपको देखने को मिल रहा है, वो कैसा होता है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? समझ में आ गया है? आपको जो है वो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस। इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब जो फीमेल पेल्विस होता है, ये तो कैसा होता है? ये हमारा फीमेल पेल्विस है। ये हमारा फीमेल पेल्विस है, ये हमारा मेल पेल्विस। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमन। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको क्या हो रहा है? परसीव हो रहे हैं, वो फील कर रही है एक्टिव फीटल मूवमेंट। एक्टिव फीटल मूवमेंट का मतलब कि भैया फीटस क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव है, वो तरीके से आ रहे हैं। वुमेन फील कर रही है एट 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन स्टर्म डैश। भैया उसको क्या कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत तरीके वाला क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से। इसका सभी को आंसर पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आपकी ओबीसी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी ओबीसी जो है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। देखो, घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव फीटल मूवमेंट का मतलब होता है पेट बच्चे का पेट में लात मारना। बच्चे का पेट में लात मारना कब स्टार्ट होता है? दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है मल्टी ग्रेविडा, एक होती है प्राइमी ग्रेविडा। एक होती है मल्टी ग्रेविडा, एक होती है प्राइमी ग्रेविडा। अगर मैं मल्टी की बात करूं, जिसने 2 या 2 से बच्चों को पहले जन्म दे रखी है, जिसने 2 या 2 से बच्चे पहले क्या कर रखे हैं? डिलीवरी कर रखी है, या फिर हम कह सकते हैं जिससे 2 या 2 से बच्चे जो है वो पहले से हैं। और जो पहली बार डिलीवरी कर रही है, पहली बार कंसीव कर रही है, उसको कहते हैं प्राइमी। जिसका एक भी बच्चा नहीं है, वो पहली बार कर रही है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है उस चीज़ का, मल्टी को एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब बच्चा पेट में लात मारता है तो उसको पहले पता लग जाता है कितने वीक्स पे? कि सर 16 वीक से पता लग जाता है। लेकिन जो हमारी प्राइमी है, जो बेचारी पहली बार बच्चे कर रही है, उसके अंदर तो उसको लेट पता लगता है कि बच्चे ने लात भी मारी है या फिर दर्द उठा है, कि बच्चे ने लात भी मारी है या दर्द उठा है, उसको पता लगता है थोड़े दिन के बाद। और कितने दिन के बाद पता लगता है? कि सर 15 दिन के बाद पता लगता है, या फिर हम 2 वीक्स के बाद पता लगता है कि बच्चे ने पेट में लात मारी है। और कितने पे लगता है? कि सर 18 वीक्स पे तो पता लग जाता है। कितने वीक्स पे लगता है? कि सर 18 वीक्स पे उसको पता लग जाता है कि सर बच्चे ने पेट में लात मारी है। और उसी कंडीशन को हम कहते हैं क्विकनिंग, उसी कंडीशन को हम कहते हैं क्विकनिंग। मतलब कि एक्टिव फीटल मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं मदर के पेट के अंदर। मदर को फील करती है, मदर फील करती है कि बच्चा जो है वो हिल-डुल रहा है, मूव कर रहा है, अपने पेट के अंदर, अपनी कैविटी के अंदर मूव कर रहा है, उसको कहते हैं क्विकनिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? भई ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होता है हेगार साइन, एक होता है हेगार साइन। हेगार साइन आपको समझना है तो मेरी पूरी वीडियो आपको देखने को पड़ेगी, आपको पूरा डिटेल में देखने को पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, समझ में आना है, समझ में आया, ठीक है? समझना है ध्यान से। हेगार साइन का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई ऐसा साइन पूछा जाता है जो फ़ोटो देके पूछा जाए, इसका एकमात्र फ़ोटो बनता है। जितने भी साइन्स होते हैं, जितने भी चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, फलाना साइन, पाल्मर साइन, ढींगा साइन सब बनते हैं।
उन सब में से एक ही हैगार साइन ऐसा है जिसकी फोटो बनती है, जिसकी आपको फोटो आ सकती है। अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आता है तो आपको आंख बंद करना है, कोई समझना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हैगार साइन पे क्या कर देना है, टिक कर देना है, आपका करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बात समझ में। हैगर साइन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक तो हाथ देते हैं वजाइना के अंदर, एक तो हाथ देते हैं वजाइना के अंदर, अपने 2 फिंगर्स इंसर्ट करते हैं। ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से हम उस्ट को फील करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से एब्डोमेन पे हाथ रखते हैं, दोनों को हम फील करने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं हैगार साइन, उसको कहते हैं हैगार साइन। आगे बात समझ में। एक होता है ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन होता है 6 टू 8 वीक से आपको देखने को मिलता है। इसमें होता है लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना, आपको पल्सेशन फील्स होते हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट फीमेल के स्टेटोस्कोप से या फिर आप वैसे ही हाथ वहां पे रखोगे, अपने पैल्पेट करोगे वहां पे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, वहां से पल्सेशंस फील होती हैं। तो पल्सेशन फील लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, वजाइना में आपको लेटरल फॉर्निक्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्या देखने को मिलते हैं, वजाइना का लेटरल जो फॉर्निक्स होता है, वहां पे आप टच करके देखोगे तो आपको पल्सेशंस, धम 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 की आवाज आपको देखने को मिलती है, आपको फील होता है ऐसा, पल्सेशंस आपको फील होते हैं। आगे बात समझ में, बहुत ईजी है। ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं सर, कि सर ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस का होना, जो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, कोई इनका लेना ना नहीं होता है। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, द टोटल वेट गेन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एक हेल्दी वुमेन के द्वारा टोटल वेट गेन कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं, कोई महिला जो है वो जिसका वजन जो है वो प्रेगनेंसी से पहले 60 किलो था, जब वो प्रेगनेंसी फुल टर्म पे होगी तो उसका वजन जो है लगभग 71 से 72 केजी हो जाएगा। मतलब कितना वजन आपको बढ़ा, कि सर 11 से 12 किलो बढ़ा। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, अब क्वेश्चन देखो, ये आपको पता लग गया होगा कि सर 11 किलो वजन बढ़ता है टोटल प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, जिसका भी आंसर बी है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड तरीके से आता है कि सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वजन बढ़ता है, तो आपको बताना है 1 kg। कितना बताना है, कि सर 1 kg बढ़ता है। लेकिन अगर आपसे सेकंड आंसर के अंदर पूछा जाए कि सर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वजन बढ़ता है, तो आपको बताना है कि सर 5 kg बढ़ता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना बढ़ता है, तो आपको बताना है कि सर 5 kg बढ़ता है। तो कितना हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों, कितना हो गया मेरे प्यारे प्यारे लालाओ, बताओ फटाफट से कितना हो गया, कि सर 11 kg आंसर आएगा हमारा करेक्ट। कितना आ जाएगा, कि सर 11 kg हमारा जो है वो टोटल आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही लिखना है। ध्यान ध्यान में आ गई बात? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब मैं आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बताता हूँ, कि अगर आपका जो बच्चा है यहाँ पे कितने वजन का होता है। आप अगर इंडियन बेबीज की बात करते हैं, इंडियन बेबीज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कितने वजन का होता है, लगभग 2.8 किलो का बच्चा होता है, 2.8 टू 3 kg का बच्चा होता है नहीं होता है? ये बिल्कुल होता है एग्जाम, कि अगर आपका बच्चा जो है वो 3.5 किलो से 4 किलो का हो जाए या 4 किलो से ज्यादा का हो जाए, तो उसको कहते हैं मैक्रोसोमिया। क्या कहते हैं? किसी बच्चे को नहीं पता तो प्लीज लिख लेना, कि सर अगर 3.4 या 3.5 या 4 किलो से ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको कहते हैं मैक्रोसोमिया, उसको कहते हैं मैक्रोसोमिया। अगर किसी का बच्चा जो है, देखो नॉर्मल सी अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल कितना वजन होता है, कि 2.5 से 2.5 किलो से 3.5 किलो का बच्चा देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। अगर आपसे कोई एवरेज पूछे तो 2.8 kg का होता है। आगे बात समझ में, ये आपका आंसर होता है करेक्ट। आगे बात समझ में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर 3.5 किलो से ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। कितना होता है, कि अगर 3.5 किलो से ज्यादा देखने को मिले, तो आपको बताना है कि सर मैक्रोसोमिया का बंदा है, या मैक्रोसोमिया उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सर 2.5 से कम देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलते हैं, कि सर LVW बोलते हैं, कि सर लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। आगे बात समझ में, कि अगर सर ये 1500 2000 से
1500 से कम है, 1500 ग्राम से अगर कम देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। क्वेश्चन समझना है ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर 2.5 से कम देखने को मिलता है तो लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है। अगर 1500 से कम देखने को मिलेगा तो वेरी लो बर्थ होता है। अगर आपको 1 किलो से कम का बच्चा देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन चारों पांचों आंसर्स को, इन चारों पांचों क्वेश्चंस को आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एससीजी हार्मोन्स एक्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फंक्शंस ऑफ एससीजी के बारे में पूछा गया है। एससीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कि सर ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन बताएंगे फटाफट से क्या होता है इसका। इसकी जो फुल फॉर्म आपको पता लग चुकी है कि सर एससीजी क्या काम आता है, एससीजी का काम क्या होता है, बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होने वाला है इस चीज का। जल्दी बताएंगे कि एससीजी क्या काम, एससीजी का काम क्या क्या होता है, कि सर एससीजी क्या काम आता है, कि सर एससीजी जो होता है वो क्या करता है, कि सर एससीजी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कि सर बिल्कुल होता है। ठीक है। कि सर एससीजी क्या करता है, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम इन नॉन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन ध्यान देना कि नॉन प्रेगनेंसी के अंदर तो एससीजी होता ही नहीं है। कि सर एससीजी जो होता है वो किसके अंदर होता है, ओनली ऑन हमारे प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही पाया जाता है। कि सर बिल्कुल पाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। एससीजी हैव द हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, बिल्कुल इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स होते हैं। कि सीक्रेटेड फ्रॉम द साइटोप्लास्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसने जो बात करी है कि सर बी आंसर जिसका भी है एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर नॉन प्रेगनेंसी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कि सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, एलएच करता है। समझ में आया आप सभी को? सिंपल सी कहानी है कि सर अगर मेंटेन करने का जो काम कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को नॉन प्रेगनेंसी के अंदर, तो कौन कर रहा है बच्चों? कि सर नॉन प्रेगनेंसी के अंदर तो हमारा एससीजी हार्मोन होता ही नहीं है। सर आपने तो हमें पढ़ाया था जब भी मैंने एससीजी का लेक्चर लिया है, तो अगर किसी ने नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड वॉच, वहां पे सारी नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करी गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, समझना है। एलएच के बारे में आपको समझना है, एलएच के बारे में आपको पढ़ना है कि नॉन प्रेगनेंसी के अंदर एलएच काम करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर कौन काम करता है बच्चों? कि सर एससीजी करता है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन करता है। अब एससीजी भैया नॉन प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होता, इसीलिए कौन काम कर रहा है? एलएच कर रहा है। तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी होता तो आपको क्या करना था, करेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रेगनेंसी की बात करी गई है। क्वेश्चन को पढ़ने का यही तो तरीका होता है बच्चों। आपने अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ा है, तो आप करेक्ट करोगे 100%, अगर आपको आता है तो। आगे बात समझ में? तो आपको यही समझना है कि सर एससीजी जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर बिल्कुल नहीं होता है, ओनली ऑन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। एससीजी की बात करूं तो एससीजी की दो यूनिट्स होती हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है। अल्फा जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, वो कैसी होती है, सब में समान देखने को मिलती है। अल्फा यूनिट जो होती है वो एलएच की अल्फा यूनिट से मिलती है, हमारे टीएसएच की अल्फा यूनिट से मिलती है। मैंने सारे डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, वहाँ पे आप देख देख सकते हो। और जो बीटा एससीजी जो होता है वो यूनिक होती है, वो यूनिक होती है, इसकी स्पेशल होती है। इसमें और किसी में ये जो यूनिट्स है वो नहीं पाई जाती है। तभी तो हम बीटा एससीजी का लेवल हमेशा चेक करवाते हैं, क्योंकि अल्फा यूनिट तो किसी भी कारणवश से बढ़ सकती है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए हमें जब भी देखना होता है तो हमें क्या देखना होता है, बीटा एससीजी का लेवल ही जांच करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। किसी ने लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड वॉच, जाके देखें, अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताया गया है कि सर एमनियोटिक फ्लूइड के क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन के बारे में क्या क्या आपको डील है जो करनी है। बताएंगे फटाफट से यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में देखा गया है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का मैंने आपको कलर बताया है, कैसा होता है, कि सर कलरलेस होता है। कैसा होता है?
कलरलेस होता है या फिर स्ट्रॉ कलर का देखने को मिलता है? कैसा होता है? या तो कलरलेस होगा या स्ट्रॉ कलर का होगा। मैंने जितने भी कलर्स से आपसे सबके बारे में बात करी, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं एक्सेप्ट। देखो, वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर बिल्कुल होता है, मैंने आपको ऊपर की क्लास में बताया था कि कैसा काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, किसी भी चोट से लगने को बचाने का काम करता है बच्चे को। आगे बात समझ में? प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फीटस, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये नहीं करता है, प्लेसेंटा करता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लेसेंटा करता है नहीं करता, प्लेसेंटा मदर से लेता है, फीटस को देता है, और फीटस से वेस्ट प्रोडक्ट को देता है, किसको देता है? मदर को देता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, ध्यान रखना कि प्रोवाइड द फ्री स्पेस टू द फीटल मूवमेंट, एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि फीफट मूव कर सके। हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है बच्चे के? कि सर एमनियोटिक फ्लूइड ही करता है। बहुत बढ़िया बात है, ये तीनों के तीनों आंसर जो है वो आपके करेक्ट होने वाले हैं, लेकिन जिसका भी बी आंसर है वो गलत हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है बच्चों वो गलत आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी जो है वो हमारा क्या करता है? प्लेसेंटल का वर्क होता है। आगे बात समझ में? मैं आपसे कुछ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात कर लेता हूँ कि सर एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है बच्चों, आपको बता देना है कि सर 0.008 टू लेके 1.010 इसका पीएच होता है। अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो स्ट्रॉ कलर मैंने आपको बता दिया। ये तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी ये हमारी क्या है? ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, पीएच जो होता है इसका कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन की बात करूं तो 7 से 7.5 का ये आंकड़ा देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? कि सर 7 से 7.5 देखने को मिलता है। और एट टर्म पे कितना लेवल होता है? कि सर एट टर्म पे कितना होता है? कि सर 1000 ml होता है या 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर। लेकिन जैसे ही पोस्ट मैच्योरिटी आती है, जैसे ही पोस्ट मैच्योरिटी आती है, इसका मतलब जैसे ही 37 वीक से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको कितना होता है? आपको कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना हो जाता है ये? 800 ml रह जाता है। मतलब कि ये जैसे ही वीक्स बढ़ते जाते हैं, वैसे कम होता देखना मिलता आता है। आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका भी बी आंसर था वो करेक्ट है। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि सर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है हमारा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होता है, एक तो होता है पॉलीहाइड्रोमिनियस, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियस। पॉलीहाइड्रोमिनियस का मतलब क्या होता है? एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनियस, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियस। एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनियस, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियस। पॉलीहाइड्रोमिनियस के अंदर क्या होता है कि भैया 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है इसका लेवल। अगर आपको 2000 ml से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियस। अगर आपको लेवल इसका कितना देखने को मिले कि सर 200 ml से कम देखने को मिले, अगर आपको इसका लेवल जो है वो 200 ml से कम देखने को मिले, तो उसको कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनियस। ओलिगो का मतलब होता है कम, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। अगर आपको 200 से कम देखने को मिल रहा है तो ओलिगोहाइड्रोमिनियस होता है, और 2000 ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो पॉलीहाइड्रोमिनियस होता है। ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, आप मेरा लेक्चर जाके ले, इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे कि मैं आपको पूरी चीज़ें समझा सकूँ। आपको सिर्फ इसका इसका ट्रीटमेंट समझना है कि सर ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो हमें निकाल देना है, और कम है तो हमें डाल देना है। और डालते क्या है बच्चों? NS हमें डालना है। और 500 MS को हम कितने घंटे में डालेंगे? कि सर 1 आवर के अंदर हमें डालना होता है। कितने घंटे के अंदर? 500 ml NS को हमें 1 आवर के अंदर डालना होता है। आगे मेरी बात समझ में? सिर्फ नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर 2000 ml पॉलीहाइड्रोमिनियस अगर किसी पेशेंट के अंदर हो गया है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि सर वहाँ से निकालना है। उस निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बात समझ में? और डालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एमनियो इन्फ्यूजन।
उसको हम कहते हैं एमनियो इन्फ्यूजन। करेक्ट आंसर आपको करना है। और मोर डिटेल के लिए आप मेरी जो क्लासेस हैं, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच। वहाँ से जाके देखें, बहुत चीज़ें आपके लिए नई मिलेंगी, बहुत चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच सभी को। और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें इसी प्रकार। अगर किसी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे, आपको अच्छा कंटेंट मिले और इसी तरह हम आगे, आप और हम दोनों आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। बेस्ट ऑफ लक।